यहाँ पर हम देखें राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल आंदोलन। जैसे 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सफल नहीं हो पाया, परंतु जनता में नव चेतना और जागृति की भावना अवश्य उत्पन्न हो गई थी। इसके लिए कुछ कारक यहाँ पर उत्तरदायी हैं, जैसे कि राजस्थान के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक वैभव की आत्मभूति जब हिंदी, गुजराती और बांग्ला साहित्य से राजस्थानी चरित्रों के बारे में हुई, तब जनता अपने प्राचीन गौरव के प्रति सजग हो उठी। दूसरा, आर्य समाज की शाखाओं ने भी राजस्थान में स्वतंत्रता के प्रति विचारों को फैला करके राष्ट्रीय चेतना प्रज्वलित की और राजनीतिक जागृति की भावना को विकसित करने में स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साहित्य और पत्रकारिता ने भी राष्ट्रीय भावना को यहाँ पर जगाया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम गान से राजस्थान गूंज उठा। राजस्थान समाचार, देश हितैषी, परोपकारक आदि समाचार पत्रों ने भी राष्ट्रीय भावना की जागृति में महत्वपूर्ण योगदान और सहयोग दिया है। उदयपुर में सज्जन कीर्ति सुधाकर एवं अजमेर में एक अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स का सन 1885 में प्रकाशन हुआ। अखबारों के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय और राजनीतिक चेतना का उदय हुआ। छप्पनिया की भीषण अकाल के समय अंग्रेजों की ओर से जो अपेक्षा बढ़ती गई, उसके कारण अंग्रेजों के प्रति विरोध का वातावरण बना। अतः जनता के मन में स्वतंत्रता प्राप्ति के विचार बनने यहाँ पर आरंभ हो गए। एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण समारोह के समय उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को आमंत्रित किया गया। इसमें शामिल होने के लिए उन्होंने दिल्ली प्रस्थान किया। तभी उन्हें रास्ते में शाहपुरा के क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी चुंगटिया नामक एक रचना भेंट की। उसने उनके आत्मसम्मान की भावना जागी और उन्होंने दिल्ली दरबार के समारोह में शामिल न होने का निश्चय किया। और महाराणा के इस कार्य से राजस्थान की जनता में एक नव चेतना की यहाँ पर लहर दौड़ गई। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण राजस्थान का आर्थिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया। बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई। असंतोष का वातावरण यहाँ पर उत्पन्न हो गया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1887 में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों ने कांग्रेस कमेटी का यहाँ पर गठन किया। आगे चलकर जनता में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हुई, जो निरंतर बलवती होती गई। और 1888 ईस्वी में अंग्रेजों के इलाहाबाद अधिवेशन में अजमेर के गोपीनाथ माथुर और किशनलाल और यहाँ पर हरिविलास शारदा राजस्थान के प्रतिनिधि बनकर उभरे। 1918 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में राजस्थान के कई व्यक्तियों ने भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप से हुआ। इस अधिवेशन के बाद गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदकरण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती आदि के प्रयत्नों ने राजपूताना मध्य भारत सभा नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई और बाद में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के समय यह कांग्रेस की सहयोगी संस्था हो गई। तो यहाँ पर राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के साथ दिसंबर 1919 में अमृतसर में संपन्न हुआ। मार्च 1920 में इसका तीसरा अधिवेशन जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में आयोजित किया गया। दिसंबर 1920 में सभा का चौथा अधिवेशन नागपुर में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन भी इस समय नागपुर में हो रहा था और यहाँ पर सभा के अध्यक्ष नरसिंह चित्तामणि लिकेलकर निर्वाचित किए गए, किंतु कुछ कारणों से वे नागपुर नहीं पहुंच पाए। जयपुर के गणेश नारायण सोमाणी को सर्वसम्मति से सभापति चुना गया। अधिवेशन में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें राजस्थान के कृषकों की दयनीय स्थिति दर्शाई गई है। राजस्थानी जनता का आह्वान अब कांग्रेस नेताओं तक पहुंच गया। राजस्थान के नेताओं के दबाव के कारण कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें राजस्थान के राजाओं ने यह आग्रह किया गया कि वे अपनी प्रजा को शासन में भागीदार बनाएं। 1919 में वर्धा में ही राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिशंकर किंकर के योगदान से हुई और इस संघ का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं का निवारण करना था। इसका दूसरा ध्येय जागीरदारों और राजाओं का अपनी प्रजा
के साथ सहृदयपूर्ण संबंध स्थापित करवाना था और इस संघ के माध्यम से राजस्थान में राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ। धीरे धीरे बूंदी, जयपुर, जोधपुर, सीकर, खेतड़ी, कोटा आदि स्थानों पर संघ की शाखाएं खोली गई। राजस्थान सेवा संघ ने बिजोलिया और बेंगू में किसान आंदोलन, सिरोही और उदयपुर में यहाँ पर भील आंदोलन और भील आंदोलन का मार्गदर्शन किया। संघ ने बूंदी, सिरोही, उदयपुर में पुलिस के द्वारा किए गए अत्याचारों को उजागर किया और इनकी आलोचना की। ब्रिटिश सरकार राजस्थान सेवा संघ की गतिविधियों से सशंकित थी। मार्च 1924 में रामनारायण चौधरी, शोभालाल गुप्त को तरुण राजस्थान में देशद्रोहात्मक सामग्री प्रसारित करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायालय ने यहाँ पर रामनारायण को तो मुक्त कर दिया, परंतु गुप्त को 2 वर्षों के कारावास यानी कठोर कारावास की सजा मिली थी। 1924 ईस्वी में मेवाड़ राज्य सरकार के द्वारा पथिक को कैद किए जाने के बाद सेवा संघ के पदाधिकारी व सदस्यों में परस्पर मतभेद शुरू हो गए और धीरे धीरे मतभेद की खाई चौड़ी होती गई। परिणाम स्वरूप 1928-29 तक राजस्थान सेवा संघ पूर्णतः यहाँ पर प्रभावहीन हो गया। सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में आ गया। उन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। समस्त भारत पर इसका प्रभाव पड़ा। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। यहाँ भी लोगों ने देश प्रेम की भावना जागृत हुई और राज्यों में निरंकुश शासन के प्रति तीव्र रोष उत्पन्न हुआ। जोधपुर में एक सत्याग्रही बंवरलाल सर्राफ हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के शहर में घूमे और झंडे के एक ओर महात्मा गांधी और दूसरी ओर स्वराज लिखा था। उन्होंने बाजार में एक भाषण दिया जिसे जनता ने उत्साह से सुना। टोंक राज्य की जनता ने एक सभा कर कांग्रेस के प्रति पूर्ण सहानुभूति व्यक्त की और असहयोग आंदोलन का अनुमोदन किया। वहां के अंग्रेज पुलिस अधिकारियों ने उनके नेता मौलवी अब्दुल रहीम, सैयद जुबेर मियाँ, सैयद इस्माइल मियाँ, काजी महमूद अयूब आदि को गिरफ्तार कर लिया। लगभग 70 अन्य व्यक्ति भी इस संबंध में गिरफ्तार किए गए, लेकिन शीघ्र ही छोड़ दिए गए। जयपुर राज्य में जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुरी की उपाधि लौटा दी और 1 लाख रुपए तिलक स्वराज कोष में दिए। उन्होंने 11,000 रुपये मुस्लिम लीग को दिए। उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का सदस्य यहाँ पर बनाया गया। इसके बाद वे गांधी जी के बहुत निकट आ गए और बजाज से प्रेरित होकर के राजस्थान के दूसरे व्यापारियों ने भी इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस को आर्थिक सहयोग दिया। बीकानेर में राजनीतिक जागृति अपेक्षाकृत देरी से हुई। धीरे धीरे यहाँ भी ब्रिटिश प्रांतों में चल रहे असहयोग आंदोलन का प्रभाव पड़ने लगा। जनता में रियासती शासन के प्रति असंतोष फैलना आरंभ हो गया। सन 1921 में बीकानेर में मुक्ता प्रसाद वकील आदि ने विदेशी कपड़ों की यहाँ पर होली जलाई। खादी पहनने का यहाँ पर व्रत लिया गया। बीकानेर में खादी भंडार भी खोला गया। अनेक स्थानों पर जनता में जागृति लाने के उद्देश्य से पुस्तकालय, वाचनालय खोले गए। चूरू, सुजानगढ़, रतनगढ़ आदि में सर्वहितकारिणी सभा, विद्या प्रचारिणी सभा आदि नाम से समाज सेवा के उद्देश्य से संस्थाएं स्थापित की गई और इन संस्थाओं की ओर से राजनीतिक साहित्य के पर्चे आदि प्रसारित किए गए। 15 मार्च 1921 को अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मोतीलाल नेहरू उपस्थित थे। मौलाना शौकत अली ने सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आह्वान किया। अजमेर में पंडित गौरीशंकर के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों का आविष्कार किया गया और इस कार्य में अर्जुन लाल सेठी, चांदकरण शारदा आदि ने भी यहाँ पर भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान के नरेशों ने तन मन धन से ब्रिटिश सरकार को सहायता प्रदान कर ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति पूरी निष्ठा का परिचय दिया और ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर उन्हें अपना विश्वसनीय सहयोगी और युद्ध संचालन में भागीदार बनाया। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को साम्राज्यिक युद्ध मंत्रिमंडल और साम्राज्यिक युद्ध सम्मेलन का सदस्य मनोनीत किया गया। उन्हें जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने हेतु पेरिस भेजा गया और विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वायसराय की अध्यक्षता में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई, जहां देशी राजा अपने राज्यों और भारत सरकार से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श कर सकते हैं। इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा देशी राजाओं को संकेत दिया गया कि राष्ट्रवादी मध्यम वर्गीय लोग, किसान, मजदूर आदि समाज की निम्न स्तर की उभरती शक्ति ब्रिटिश सरकार और देशी नरेशों के लिए समान रूप से अशांति और खतरा उत्पन्न करने का कारण बन सकती है।
ब्रिटिश प्रशासकों ने मेवाड़ के बिजोलिया ठिकाने में किसान पंचायतों की स्थापना पर गौर किया और उनकी आत्मनिर्भरता की तुलना में रूसी सोवियतों से भी बिजोलिया किसान आंदोलन के सूत्रधार पथिक को यहाँ पर बोल्शेविक या कहा गया और एक बार फिर समान हितों की बात कहकर देशी राज्यों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया गया। देशी राज्यों का अस्तित्व ब्रिटिश सत्ता के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए राजस्थान के राजाओं ने असहयोग आंदोलन को अपने अस्तित्व के लिए खतरा समझा। राजस्थान के शासक अपने राज्यों में असहयोग आंदोलन के दौरान होने वाली गतिविधियों के प्रति सतर्क हो गए थे। स्वयं को प्रगतिशील मानने वाले बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अपने राज्य के शिवमूर्ति सिंह, संपूर्ण आनंद, आनंद वर्मा को सरकारी नौकरी से इसलिए निलंबित कर दिया क्योंकि वे स्वदेशी वस्त्र पहनते थे। उन्हें तिलक स्वराज कोष में चंदा जमा कराया था। जोधपुर महाराजा के संरक्षक सर प्रताप सिंह इस आंदोलन के कारण इतना बौखला उठे कि उन्होंने राज्य में विदेशी माल को प्रोत्साहन देना आरंभ कर दिया, जिससे कि इससे पूर्व वे महर्षि दयानंद के उपदेश मानकर हिंदी भाषा और स्वदेशी का प्रचार कर रहे थे। उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह असहयोग आंदोलन के प्रति गुप्त रूप से सहानुभूति रखते थे। भारत सरकार ने उन्हें आदेश दिया कि वे या तो उनके कहे अनुसार मंत्रिमंडल का गठन करें या फिर युवराज को शासन के अधिकार सौंपकर स्वयं राजकाज से अलग हो जाए। महाराणा ने विवश होकर अपने युवराज भूपाल सिंह को 28 जुलाई 1921 को शासन अधिकार सौंप दिए। युवराज ने अंग्रेज सरकार की इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल बनाया और राजस्व विभाग जैसा कि महत्वपूर्ण विभाग एक अंग्रेज अधिकारी मिस्टर ट्रेंच को सौंप दिया गया। ब्रिटिश हो सके राजस्थान के राज्यों में अंग्रेज मंत्रियों की नियुक्ति हो जाए ताकि वे राज्यों में बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना पर नियंत्रण रख सके। सिरोही, बूंदी, जोधपुर, जयपुर में अंग्रेज व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त किया गया। यहाँ ऐसा संभव नहीं हुआ जहाँ राज्य के बाहर के व्यक्तियों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। स्थानीय प्रतिभा की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई। मारवाड़ यानी जोधपुर राज्य की प्रथम मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति और स्थानीय कॉलेज का प्रथम स्नातक दरबार हाई स्कूल में क्रमशः लेखाकार और सामान्य अध्यापक के पद पर कार्यरत रहे हैं। राजस्थान के अनेक राज्यों में राजाओं के प्रशासन का अधिकार छीनकर नवनियुक्त दीवानों और निरंकुश नौकरशाहों को दे दिया गया। उनका कार्य जनता की राजनीतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए रखना। वे अपने कार्य के लिए राजा और जनता के स्थान पर सीधे क्या करते थे, दिल्ली के शासन के यहाँ पर राजा और जनता के स्थान पर दिल्ली के राजनीतिक विभाग के प्रति उत्तरदायी थे। 20वीं शताब्दी के तृतीय दशक तक राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में शिक्षित लोग मौजूद थे जिन्हें राज्य के कार्य करने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा था। परिणाम स्वरूप उनमें असंतोष फैल गया और इस शिक्षित वर्ग ने प्रचलित व्यवस्था में व्याप्त अनियमितताओं को उजागर कर जनता में जागृति उत्पन्न की। उन्होंने नागरिक अधिकारों और उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए संघर्ष किया और जन आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। राजस्थान में अब नए युग का यहाँ पर सूत्रपात किया। राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना की बात करें। राजस्थान में स्वतंत्र संघर्ष की 3 चरणों में विभक्त किया गया है। प्रथम 1927 ईस्वी से पूर्व, द्वितीय 1927 से 1938 ईस्वी तक और तीसरा यहाँ पर 1938 से 1949 तक। प्रथम चरण सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर केंद्रित था। द्वितीय चरण 1927 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी यहाँ पर और 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पास कर देशी रियासतों में लोगों के द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष चलाने की बात कही गई। 1938 के बाद की ही विभिन्न राज्यों में प्रजामंडल और प्रजा परिषदों की स्थापना हुई। राजनीतिक अधिकारों और उत्तरदायी प्रशासन के लिए आंदोलन यहाँ पर शुरू किए गए। प्रजामंडल की स्थापना से पूर्व मुख्यतः यहाँ पर बुद्धिजीवी वर्ग ने ब्रिटिश भारत के समान रियासतों में भी प्रजा के अनेक संगठन बनाए। ऐसे संगठनों में 1918 ईस्वी में राजपूताना मध्य भारत सभा, 1919 में राजस्थान सेवा संघ, 1920 में अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना हुई और इन संगठनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में तीव्रता आई। प्रजामंडलों की स्थापना की बात करें। सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना 1931 में जयपुर में की गई, परंतु इसने राजनीति में प्रवेश 1938 में किया। मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई। कोटा में प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। इसी वर्ष उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल व अलवर में अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई। 1939 ईस्वी में भरतपुर में भी इसकी स्थापना हो गई। बूंदी ने प्रजामंडल की स्थापना कोटा से 6 वर्ष बाद 1944 में की। 1945 ईस्वी में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई।
1933 में सिरोही लोक परिषद की स्थापना मुंबई में की गई और बीकानेर में लोक परिषद की स्थापना 1936 में की गई। जोधपुर में जन आंदोलन की बात करें। राजस्थान का जन आंदोलन सर्वप्रथम जोधपुर से प्रारंभ हुआ। जनवरी 1938 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए। उन्होंने लोगों से त्याग और बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया। द्वितीय महायुद्ध में जब अंग्रेजों ने देशी राज्यों से परामर्श किए बिना ही देशी राज्यों को युद्ध में धकेल दिया, तो मारवाड़ लोक परिषद ने इसके विरोध में आवाज उठाई। और जब ब्रिटिश प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने अपना रोष बताते हुए पद से त्यागपत्र दे दिया, जोधपुर के जयनारायण व्यास ने सलाहकार परिषद से इस्तीफा दे दिया और इस कारण सरकार ने 29 मार्च 1940 को लोक परिषद को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया और अनेक नेताओं को यहाँ पर जेल में डाल दिया। छात्रों ने इस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। इसमें प्रमुख थे जगदीश लाल, जोरावरमल और मदन लाल। इन्होंने छात्रों को स्कूल जाने से रोका और उन्हें परीक्षा न देने का अनुरोध किया। 18 अगस्त 1942 को आंदोलन के छठे डिक्टेटर फूलचंद बाफना को गिरफ्तार कर लिया गया। नागौर के शिवदयाल दवे को भी यहाँ पर, जिसे सातवां डिक्टेटर बनाया जाता है, गिरफ्तार कर लिया गया। आठवें डिक्टेटर तुलसीदास राठी को भी उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार पुलिस ने एक ही दिन लोक परिषद के 3 डिक्टेटरों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया। मारवाड़ की स्त्रियों ने भी आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 18 अगस्त 1942 को 5 स्त्रियों ने कुछ स्कूली छात्रों के साथ मिलकर के ब्रिटिश विरोधी नारे लगाते हुए प्रभात फेरी निकाली और शीघ्र ही भीड़ इकट्ठी हो गई। घुड़सवार पुलिस को रोकने के उद्देश्य से स्त्रियां सड़क पर लेट गई। क्रुद्ध जनता ने पुलिस को बुरा भला कहा और उस पर पत्थर फेंके। इसमें रमा देवी, कृष्ण कुमारी, अचलेश्वर प्रसाद की पत्नी दयावती, रामचंद्र पालीवाल की पत्नी शामिल थी। इससे पूर्व उन्होंने सर प्रताप स्कूल, पुष्टिकर स्कूल, सरदार हाई स्कूल में धरना देने का प्रयास किया। 22 सितंबर 1942 को एक सभा में सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर ने उत्तरदायी शासन संबंधी गीत गाए और आर्य समाज कन्या पाठशाला की प्रधान अध्यापिका ने इस सभा में एक जोशीला भाषण भी दिया। बाद में सार्वजनिक मांग पर 1940 ईस्वी में जोधपुर राज्य व्यवस्थापिका सभा की स्थापना की गई, लेकिन राष्ट्रवादी इससे संतुष्ट नहीं हुए और अक्टूबर 1946 को डावड़ा कांड हुआ, जिसमें डीडवाना के जागीरदारों ने उनके सामंती सहयोगियों के साथ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर अमानवीय अत्याचार करवाए। यद्यपि राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने इस कृत्य की तीव्र भर्त्सना की है, परंतु जोधपुर महाराजा ने इसकी कोई परवाह नहीं की। जून 1947 में जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह का यहाँ पर देहांत हो गया। उसके पुत्र हणवंत सिंह को यहाँ पर गद्दीनशीन किया गया। नए राजा ने यहाँ पर प्रधानमंत्री वेंकटेचार्य को यहाँ पर हटा दिया और अपने जागीरदारों और रिश्तेदारों का मंत्रिमंडल बना दिया। 28 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने बीबी मेनन को जोधपुर भेजा और उनके समझाने पर राजा ने वस्तु स्थिति को समझा और 1848 ईस्वी में जयनारायण व्यास के मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ और मार्च 1949 में जोधपुर बृहत्तर राजस्थान में यहाँ पर विलीन हो गया। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि बीकानेर में जन आंदोलन। बीकानेर में जन आंदोलन की बात करें तो यहाँ पर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह एक प्रगतिशील शासक थे। उन्होंने अपनी योग्यता से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली और उन्होंने राज्य में व्यवस्थापिका, हाईकोर्ट और नगर पालिकाओं का निर्माण कर सुधारक की भूमिका अदा की, परंतु जन आंदोलन को उन्होंने साम दाम दंड भेद की नीति से दबा दिया। बीकानेर में जन जागृति लाने वालों में चूरू के स्वामी गोपाल दास सर्वप्रथम थे। रियासती शासन ने बीकानेर षड्यंत्र केस में स्वामी गोपाल दास और उनके 8 साथियों को यहाँ पर फंसा दिया। जेल में अनेक यातनाएं दी गई। मथाराम वैद्य ने राजा के आतंक के कारण कलकत्ता जाकर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। 1943 ईस्वी में गंगा सिंह की मृत्यु हो गई और उसके बाद शार्दुल सिंह राजा बने और पिता की तरह पुत्र ने भी दमन चक्र चालू रखा, परंतु 1947 के बाद राजा बदलते समय को पहचान गए और यहाँ पर 1947 में बीकानेर एक्ट पास कर द्विसंसदीय व्यवस्थापिका राज्यसभा और धारा सभा की यहाँ पर स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त लोक सेवा आयोग और हाई कोर्ट का गठन किया गया। जनता को कतिपय मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए। अप्रैल 1947 में बीकानेर ने केंद्रीय संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजे और बीकानेर ने वृद्ध राजस्थान में शामिल होने से कोई अड़चन पैदा नहीं की।
लंबे इंतजार के बाद दिसंबर 1947 में बीकानेर संविधान अधिनियम जनता के लिए प्रकाशित किया गया। कहने को तो इसके अनुसार शासक के संरक्षण में कार्य करते हुए जनता के प्रति एक उत्तरदायी सरकार बनाई जा रही थी और व्यापक मताधिकार पर आधारित दो सदनों वाली व्यवस्थापिका अस्तित्व में आ गई थी। कुछ बातों को छोड़कर समस्त शासन एक परिषद को सौंप दिया गया, जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थी, और शासक ने यह घोषणा कर दी कि 2 वर्षों के भीतर ही उनके संरक्षण में एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई जाएगी। जनवरी 1948 में महाराजा ने सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया और प्रजा परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस सभा में घोषणा की कि नया संविधान स्वीकार करने योग्य नहीं है, और 2 जनवरी 1948 को यह घोषणा की गई कि अप्रैल 1948 तक उत्तरदायी सरकार अस्तित्व में आ जाएगी। 18 मार्च 1948 को शार्दुल सिंह ने मंत्रिपरिषद के स्थान पर एक मिला-जुला अंतरिम मंत्रिमंडल बनाने की घोषणा की, जिसका कार्य राज्य में दैनिक शासन की जारी रखना था, और यह मिला-जुला मंत्रिमंडल अधिक दिनों तक कार्य नहीं कर सका। प्रजामंडल चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं था और सामंती प्रतिनिधियों के साथ मिलकर जनप्रतिनिधि के लिए सरकार चलाना संभव नहीं था। प्रजामंडल के सदस्यों ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और बेबस होकर महाराजा ने मंत्रिमंडल भंग कर दिया और केंद्र के दबाव के फलस्वरूप उसे प्रस्तावित चुनाव से यहाँ पर रद्द करने पड़े। इसी बीच कैबिनेट योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार बनी और संविधान निर्मात्री सभा का कार्य आरंभ हुआ। देशी राज्यों को भी संविधान निर्मात्री सभा से भाग लेने का आमंत्रित किया गया। महाराजा शार्दुल सिंह ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इसमें भाग लेने का निर्णय लिया और उसने अन्य राज्यों को भी इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया। 18 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि के.एम. पाणिक्कर ने संविधान निर्माता सभा में अपना स्थान ग्रहण किया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा हुई, जिसमें भारत के विभाजन का उल्लेख था। देशी नरेशों के समक्ष यह विकल्प था कि वे स्वतंत्र रहें और भारतीय संघ और पाकिस्तान में सम्मिलित रहें। महाराजा शार्दुल सिंह ने बीकानेर राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का निर्णय लिया। और यहाँ पर हम बात करें, जैसे कि जैसलमेर में जन आंदोलन की बात करें। जैसलमेर एक ऐसा राज्य था जहां जन चेतना का नितांत अभाव था। इसका मूल कारण यह था कि जैसलमेर में कम जनसंख्या थी, इसका अधिकांश भाग मरू भाग था, यातायात के साधनों का अभाव था, संचार माध्यम भी विकसित नहीं थे। यहाँ के राजा ने जन आकांक्षाओं को अधिक दबा रखा था। यही कारण था कि पहला समाचार पत्र विजय 1920 में प्रारंभ हुआ और 1932 में माहेश्वरी समाज नवयुवक मंडल का गठन किया गया। राजा ने इस पर प्रतिबंध लगाकर इसके मंत्री को जेल में डाल दिया। सागरमल गोपा ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने निरंकुश शासन के विरुद्ध जनता में जागृति पैदा की, परंतु ये रियासती शासन के आतंक और अत्याचार के शिकार हुए। सागरमल अपनी व्यथा का वृतांत निरंतर जयनारायण व्यास, शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू को भेजते रहे हैं। सागरमल गोपा को 4 अप्रैल 1946 को जेल में जलाकर मार डाला। इसके बाद मीठालाल व्यास ने यहाँ पर जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना का साहस किया, परंतु राजा के आतंक से बचने के लिए इसकी स्थापना जोधपुर में की गई। 28 मई को जयनारायण व्यास और मीठालाल ने जैसलमेर में जुलूस निकाला और एक विशाल आम सभा का आयोजन किया। इसके पैसे को नहीं दबाया जा सका और अंत में जैसलमेर में वृद्ध राजस्थान में शामिल हो गया। नेक्स्ट हम देखें, मेवाड़ में जन आंदोलन की बात करें। मेवाड़ राज्य में जन जागृति का सूत्र पहले ही बिजोलिया सत्याग्रह और बेंगू किसान आंदोलन के रूप हो चुका था और अप्रैल 1938 में माणिकलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे धर्मनारायण ने इसे गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया और माणिकलाल वर्मा को मेवाड़ छोड़कर चले जाने का आदेश दिया। इस पर माणिकलाल वर्मा अजमेर चले गए और अपनी गतिविधियों का संचालन वहां रहकर करने लगे, लेकिन मेवाड़ की सरकार ने फरवरी 1939 में माणिकलाल वर्मा को देवली से जबरदस्ती उठा लिया और उन्हें यहाँ पर यातनाएं भी दी गई, अपितु मुकदमा चलाकर जेल में डाल दिया गया और फरवरी 1941 में प्रजामंडल पर भी प्रतिबंध यहाँ पर हटा दिया गया। और नवंबर की बात करें यहाँ पर, जैसे नवंबर 1941 में प्रजामंडल का यहाँ पर प्रथम अधिवेशन होता है। उन्नीस में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन माणिकलाल वर्मा के सभापतित्व में बड़ी धूमधाम के साथ हुआ और इस अवसर पर आचार्य जेवी कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित भी आई और खादी व ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया।
बाद में मेवाड़ हरिजन सेवा संघ की स्थापना हुई और इसका कार्य मोहनलाल सुखाड़िया को सौंपा गया। इसी प्रकार भील मीणा और आदिवासियों के कल्याण का कार्य बलवंत सिंह मेहता के सुपुर्द किया गया। अगस्त 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो प्रजामंडल को फिर गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। इसके समस्त नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। दिसंबर 1945 में मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में आयोजित किया गया, जिसमें 435 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस सम्मेलन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और धीरे धीरे देश के वातावरण के साथ मेवाड़ में भी परिवर्तन आने लगा। महाराणा ने उत्तरदायी शासन की मांग को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए मेवाड़ की नया संविधान दिया, जिसका प्रारूप के.एम. मुंशी ने तैयार किया और स्वतंत्रता के बाद मेवाड़ भी राजस्थान में विलीन हो गया। कोटा में जन आंदोलन की बात करें हम, यहाँ पर हम देखें जैसे कि महाराणा ने उत्तरदायी शासन की मांग को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए मेवाड़ को नया संविधान दिया है, जिसका प्रारूप के.एम. मुंशी ने तैयार किया है और स्वतंत्रता के बाद मेवाड़ भी राजस्थान में विलीन हो गया। कोटा में जन आंदोलन की बात करें हम, कोटा में जन जागृति का सूत्रपात सन 1918 ईस्वी में प्रारंभ हो गया था और कोटा निवासियों ने ही विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार चालू कर दिया। उसमें गांधी टोपी पहने जाने का उत्साह शुरू हो गया। यहाँ पंडित नैनूराम शर्मा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजकीय सेवा का त्याग कर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। वे विजय सिंह पथिक के द्वारा स्थापित राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय सदस्य बन गए। उन्होंने सर्वप्रथम बेगार प्रथा के विरुद्ध कोटा में आंदोलन चलाया। 1934 ईस्वी में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। फिर इसके साथ ही वे पंडित अभिन्न हरि भी हो गए और दोनों ने मिलकर के सरकार से उत्तरदायी सरकार बनाने का आग्रह किया। अभिन्न हरि मांगरोल के रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना वहाँ की। इसकी अध्यक्षता पंडित नैनूराम ने की और अधिवेशन के स्वागत अध्यक्ष सेठ मोतीलाल बनाए गए। और 1940 ईस्वी में कोटा की यहाँ पर रामतलाई क्षेत्र में कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन आयोजित किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित अभिन्न हरि ने की और इस सम्मेलन में विजय सिंह पथिक ने भी भाग लेने आए थे। कोटा प्रजामंडल की गतिविधियों को उस समय गहरा धक्का लगा जब पंडित नैनूराम की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी और इससे पंडित अभिन्न हरि पर प्रजामंडल का पूरा भार आ गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय पंडित अभिन्न हरि ने आंदोलन छोड़ दिया। अभिन्न हरि ने यहाँ पर आंदोलन छेड़ दिया और इस आंदोलन में इनके साथ मास्टर शंभुदयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन, श्याम नारायण सक्सेना, सेठ मोतीलाल, वकील बेणी माधव, श्रीमती बेणी माधव इत्यादि उनके साथ थे। और 1945 ईस्वी में इस आंदोलन में विद्यार्थियों भी शामिल किया गया। उन्होंने जुलूस निकाले और आम सभाएं आयोजित की। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ, लेकिन भीड़ ने शहर केतवाली पर कब्जा कर तिरंगा झंडा फहरा दिया। कोटा की यहाँ पर शहर पनाह के फाटक बंद कर दिए गए। शहर में आने वाली सब सड़कों में गड्ढे खोद दिए गए ताकि बाहर से कोई मदद ना आ सके। कोटा के दीवान सर हरिलाल गोसलिया और आईजी पुलिस संत सिंह आंदोलन को कुचल देना चाहते थे, परंतु कोटा के मेहराब भीम सिंह ने पलाया था कि सर ओकार सिंह के माध्यम से जनता से 16 अगस्त 1945 को समझौता कर लिया और यहाँ पर बाद में प्रधानमंत्री और आईजी पुलिस को दरबार से हटा दिया गया। और इस आंदोलन के बाद प्रजामंडल के झंडे के नीचे कोटा के सामंत, नागरिक, किसान और मजदूर और छात्र सब आ गए। जब देश आजाद हुआ तो कोटा के मेहराब भीम सिंह ने राजस्थान के विलीनीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसी कारण वे पूरे राजस्थान के उप राज प्रमुख बनाए गए। बूंदी में जन आंदोलन की बात करें, बूंदी में कोटा की भांति राजनीतिक जागृति के लक्षण पहले ही से ही दिखाई दे रहे हैं। विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी ने कर वृद्धि और बेगार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया। पुलिस ने किसानों पर अपना दमन चक्र चालू किया और नमाना ग्राम में बहुत अत्याचार हुए, जिनसे आंदोलन में और तेजी आ गई। बूंदी के मेहराब ईश्वर सिंह ने यहाँ पर आंदोलन को दबाने का भरसक प्रयत्न किया
1931 में कांतिलाल की अध्यक्षता में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई। 1936 में सरकार ने राजस्थान समाचार पत्र के प्रकाशन पर पाबंदी लगा दी, लेकिन कांति लाल और नित्यानंद ने इसकी परवाह नहीं करते हुए प्रशासकीय सुधारों की मांग की और 1937 ईस्वी में प्रजामंडल के अध्यक्ष ऋषिदत्त मेहता को 3 वर्ष के लिए राज्य से निष्कासित कर दिया गया। परंतु जब वे 1941 में वापस बूंदी आए तो उन्होंने फिर आंदोलन प्रारंभ किया और 1942 में उन्होंने ब्रज सुंदर शर्मा को साथ लेकर के आंदोलन छेड़ दिया और समय की मांग के अनुसार मेहराब ईश्वर सिंह में भी परिवर्तन आया और उन्होंने संविधान निर्मात्री सभा की नियुक्ति कर दी। भारत आजाद होने पर बूंदी भी वृद्ध राजस्थान में विलीन हो गया। जयपुर में जन आंदोलन की बात करें। जयपुर में जन जागृति के कार्य का श्री गणेश अर्जुन लाल सेठी ने किया। उनके बाद जमनालाल बजाज ने यहाँ पर 1927 में चरखा संघ की स्थापना की। 1931 ईस्वी में कपूर चंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। प्रारंभ में इसका कार्य समाज सुधारी रहा है और बाद में पंडित हीरालाल शास्त्री, चिरंजीलाल अग्रवाल, कपूर चंद पाटनी, दौलतमल भंडारी को भी यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में जयपुर शहर में इस दमन चक्र की यहाँ पर भर्त्सना की गई। आखिर सरकार प्रजामंडल की नेताओं से बातचीत करने के लिए तैयार हो गई। अगस्त 1939 ईस्वी को दोनों पक्षों में समझौता हो गया, जिसके फलस्वरूप प्रजामंडल को यहाँ पर मान्यता मिल गई और सेठ जमनालाल बजाज व अन्य कार्यकर्ता यहाँ पर रिहा कर दिए गए। नेक्स्ट हम बात करें जैसे 1940 में हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और उन्होंने राज्य भर में प्रजामंडल की शाखाएं खोल दी। 1941 ईस्वी में नवंबर में प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर में आंदोलन छेड़ा गया, जो जयपुर महाराज से उत्तरदायी सरकार की मांग को स्वीकार कर लिया। अब जयपुर में आंदोलन का कोई औचित्य नहीं रहा था और इस समय प्रजामंडल में दो वर्ग हो गए थे। एक वर्ग अपने आप को अखिल भारतीय आंदोलन के साथ रखना चाहता था और दूसरा, जिसका नेतृत्व शास्त्री जी कर रहे थे, आंदोलन के पक्ष में नहीं था। परंतु बाबा हरिश्चंद्र के गुट के दबाव में सितंबर 1942 को हीरालाल शास्त्री ने प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल को आंदोलन छेड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। इस पर प्रधानमंत्री ने शास्त्री जी को वार्तालाप के लिए आमंत्रित किया और दोनों के बातचीत के साथ यहाँ पर निम्न समझौता हुआ। पहला समझौता हुआ, युद्ध के लिए राज्य सरकार का जन धन की सहायता नहीं देगी। प्रजामंडल को राज्य में शांतिपूर्वक युद्ध विरोधी अभियान चलाने की स्वतंत्रता होगी। ब्रिटिश प्रांतों से आने वाली किसी आंदोलनकारी को प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। जनता को उत्तरदायी शासन देने के लिए राज्य शीघ्र अतिशीघ्र कार्यवाही करेगा। प्रजामंडल महाराजा के विरुद्ध किसी प्रकार की सीधी कार्यवाही नहीं करेगा। इस समझौते के फलस्वरूप जनसाधारण में आंदोलन करने की प्रेरणा यहाँ पर समाप्त हो गई और शास्त्री समझौते के बावजूद आचार्य मोर्चे के नेताओं ने आंदोलन चलाया, परंतु गिरफ्तार कर लिए गए। 1945 ईस्वी में जब जवाहरलाल नेहरू जयपुर आए तो आजाद मोर्चे का प्रजामंडल में विलीनीकरण हो गया और अक्टूबर 1942 में महाराजा ने एक समिति का गठन किया, जिसका कार्य संवैधानिक सुधारों का सुझाव देना था और इस समिति ने 2 वर्ष में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसके फलस्वरूप 1945 में 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका स्थापित हो गई, परंतु दोनों में महाराजा का ही वर्चस्व था। जब चुनाव हुए तो प्रजामंडल ने चुनावों में भाग लिया, जिसमें परिषद ने 3 सीटों पर और प्रतिनिधि सभा में 27 सीटों पर विजय प्राप्त की। 24 जुलाई 1947 के दिन जब नरेंद्र मंडल की सभा हुई तो जयपुर नरेश ने यह घोषणा कर दी कि वे भारतीय संघ में सम्मिलित होंगे, लेकिन जब उत्तरदायी सरकार का निर्माण किया गया तो इसमें प्रजामंडल को केवल एक सदस्य लिया गया। जनता के दबाव पर मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसमें हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया गया। देवी शंकर तिवाड़ी, दौलतमल भंडारी और टीकाराम पालीवाल को यहाँ पर मंत्री बनाया गया और 30 मार्च 1949 को जयपुर का राजस्थान संघ में विलीनीकरण हो गया और उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। महाराजा मानसिंह को राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया और महाराणा उदयपुर को महाराज प्रमुख और कोटा मेहराब को उप राज प्रमुख बनाया गया। अलवर में जन आंदोलन की बात करें। अलवर राज्य की जनता में जागृति लाने का कार्य पंडित हरि नारायण शर्मा ने किया। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना की और खादी का प्रचार किया। आम जनता में जागृति पैदा करने का प्रयास किया। जब मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने अलवर के महाराजा जयसिंह को गद्दी से उतारकर अपने मनोनीत एक जागीरदार के पुत्र तेज सिंह को गद्दी पर बिठा दिया तो इसके विरोध में जनता में एक आम सभा हुई।
और यहाँ पर राज्य सरकार ने यहाँ पर हरि नारायण शर्मा, कुंज बिहारी लाल लोधी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 1938 में अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। अन्य प्रजामंडलों की भांति अलवर प्रजामंडल में भी उत्तरदायी सरकार की मांग की और आंदोलन चालू किया। 1940 ईस्वी में राज्य के द्वारा युद्ध कोष के लिए धन एकत्रित करने का प्रजामंडल ने विरोध किया। इस पर हरिनारायण शर्मा और उसके सहयोगी मास्टर भोलानाथ को गिरफ्तार कर लिया गया। आम जनता ने इसका विरोध किया। भारत छोड़ो आंदोलन में प्रजामंडल ने आंदोलन किया और जनवरी 1944 में भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ, जिसमें उत्तरदायी सरकार की मांग को यहाँ पर दोहराया गया। और फरवरी 1946 में उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए प्रजामंडल ने आंदोलन छेड़ दिया और कई गिरफ्तारियां दी। इसके पश्चात जून 1946 में प्रजामंडलों ने किसानों के समर्थन से आंदोलन किया और प्रजामंडल और सरकार में टकराव 1947 ईस्वी तक चलता रहा। अलवर में सांप्रदायिक दंगे हुए। इसके लिए अलवर के दीवान एचवी खरे को यहाँ पर उत्तरदायी ठहराया और सरकार को यह संदेश था कि महात्मा गांधी की हत्या के खरे की मिलीभगत है, अतः खरे को दिल्ली में रहने के आदेश दिए गए और मार्च 1948 में अलवर राज्य का मत्स्य संघ में विलय हो गया। भरतपुर में जन आंदोलन की बात करें। भरतपुर राज्य में जन जागृति उत्पन्न करने वालों में जगन्नाथ दास अधिकारी और यहाँ पर गंगा प्रसाद शास्त्री का नाम प्रमुख है। भरतपुर के तत्कालीन राजा महाराजा किशन सिंह एक प्रगतिशील व्यक्ति थे। उन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और गांवों और नगरों में स्वायत्त शासी संस्थाओं का विकसित किया। वे उत्तरदायी सरकार बनाने के पक्षधर थे। उनके प्रगतिशील विचारों को उन्हें कीमतें चुकानी पड़ी। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गद्दी से उतार दिया और बालक विजयदत्त सिंह को गद्दी पर बिठा दिया और शासन चलाने के लिए एक प्रशासनिक नियुक्त कर दिया। और 1930 में भरतपुर महाविद्यालय के छात्रों ने यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाया। 1938 में राज्य के बाहर रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष गोपीलाल यादव बने और कोषाध्यक्ष मास्टर आदित्येंद्र को बनाया गया। राज्य सरकार ने प्रजामंडल को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया और इस पर प्रजामंडल ने 21 अप्रैल 1938 को सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया और अंत में 23 दिसंबर 1940 को प्रजा परिषद की मान्यता दी गई और सब नेता जेल से छोड़ दिए गए। 30 दिसंबर 1940 को परिषद का पहला सम्मेलन जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इसमें उत्तरदायी शासन की मांग प्रस्तुत की गई। सरकार ने 22 अक्टूबर 1942 में ब्रज जन प्रतिनिधि समिति के गठन की घोषणा की। इसके लिए अगस्त 1943 में चुनाव करवाए गए। इसमें 50 सदस्य थे, जिसमें 37 निर्वाचित थे। प्रजा परिषद में इसमें 27 पद जीत लिए और युगल किशोर चतुर्वेदी को उसका नेता बनाया गया। मास्टर आदित्येंद्र को उपनेता, लेकिन परिषद को यहाँ पर ढकोसले का शीघ्र ही पता लग गया और परिषद के सदस्यों ने इसका बहिष्कार करना चालू कर दिया। प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन 23 मई 1945 को बयाना में आयोजित किया गया। फिर उत्तरदायी शासन की मांग रखी गई। प्रजामंडल ने सत्याग्रह चालू कर दिया और राज्य सरकार ने सब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 14 जनवरी 1947 को वायसराय बेवेल और बीकानेर के महाराणा शार्दुल सिंह भरतपुर आ गए। इनके पहुंचने पर जनता ने व्यापक प्रदर्शन कर अपना आक्रोश प्रदर्शित किया और सरकार ने भी अपना दमन चक्र चलाया और सारे नेता जेल में डाल दिए गए। अलवर के मेवों व जाठों की बात करें हम, जैसे अलवर के मेवों और जाठों में यहाँ पर दंगे भड़क उठे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो भरतपुर सांप्रदायिकता की आग में जल रहा था। 18 मार्च 1948 को भरतपुर राज्य को मत्स्य संघ में विलीन कर दिया गया। फिर धौलपुर में जन आंदोलन की बात करें यहाँ पर, धौलपुर में जन चेतना का कार्य स्वामी श्रद्धानंद ने 1918 ईस्वी में प्रारंभ कर दिया। 1936 में पंडित कृष्णदत्त पालीवाल ने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की और इसके पश्चात 1938 ईस्वी में 1940 ईस्वी में उत्तरदायी शासन की मांग प्रस्तुत की। 12 नवंबर 1946 को तासीम गांव में प्रजामंडल का अधिवेशन बुलाया गया, परंतु सरकार ने किराए के गुंडों के माध्यम से दंगे फसाद करवा दिए। 1947 ईस्वी के बाद धौलपुर प्रजामंडल उत्तरदायी शासन की मांग करता रहा और अंत में 17 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने महाराजा को दिल्ली बुला करके शासन अधिकार त्यागने पर मजबूर कर दिया और बाद में धौलपुर को मत्स्य संघ में विलीन कर लिया गया। करौली में जन आंदोलन की बात करें, करौली में प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। इसके प्रमुख नेता त्रिलोचन माथुर, चिरंजी लाल शर्मा, मानसिंह आदि थे। अन्य राज्यों की भांति करौली में भी आंदोलन समाप्त करने के प्रयास किए गए। नवंबर 1946
में करौली के पड़ोसी राज्य के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें करौली में उत्तरदायी शासन की मांग की गई। जुलाई 1947 में महाराजा ने 11 सदस्यों की एक समिति संवैधानिक सुधार के विषय में सुझाव देने के लिए नियुक्त की, और प्रजामंडल ने मांग की कि इसमें कुछ जनप्रतिनिधि भी होने चाहिए, परंतु महाराजा ने यह मांग अस्वीकार कर दी और कुछ समय बाद करौली का मतस्य संघ में विलीनीकरण हो गया। अन्य राज्यों में जन आंदोलन की बात करें, राजस्थान में अनेक राज्य ऐसे थे जहां राजनीतिक चेतना का विकास 20वीं सदी के दूसरे और तीसरे दशक में हुआ है। उनमें थे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, शाहपुरा, टोंक, कुशलगढ़, झालावाड़। राज्य ऐसा राज्य था जहाँ के राजा स्वयं प्रगतिवादी थे। उन्होंने अनेक कदम ऐसे उठाए हैं जिससे जन चेतना में वृद्धि हुई है। बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर आचार्य, शिवलाल कोटड़िया और भीखाबाई भील। प्रतापगढ़ में अमृतलाल पायक, चुन्नीलाल प्रभाकर, सिरोही में गोकुल भाई भट्ट आदि ने यहाँ पर जन चेतना लाने के अथक प्रयास किए हैं और प्रजामंडलों की स्थापना की है। डूंगरपुर के भोगीलाल पांड्या ने भीलों, चमारों व अन्य पिछड़ी जातियों में शिक्षा द्वारा जन जागृति लाने का प्रयास किया। सेवा संघ के माध्यम से सामाजिक कुरीतियां और अंधविश्वासों को दूर किया गया। उन्हीं के प्रयासों से 1945 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई और बांसवाड़ा में भील बाहुल्य इलाके में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने जन जागृति पैदा की और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सभी राज्यों का यहाँ पर वृद्ध राजस्थान में विलय हो गया। प्रजामंडलों के मूल्यांकन की बात करें, यहाँ पर राजस्थान में प्रजामंडलों को लोक परिषदों की जन जागृति करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने अपनी राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं के प्रति जनता में चेतना उत्पन्न की। प्रारंभिक अवस्था में यद्यपि इतनी सफलता नहीं मिली, फिर भी कार्यकर्ताओं और नेताओं के प्रयास कम नहीं हुए। राजाओं ने पहले तो प्रजामंडलों को गैरकानूनी बताया और नेताओं को जेल में डाल दिया। इससे जनता में और जागृति पैदा हुई। 1921 में राजाओं और नवाबों का केंद्रीय स्तर पर नरेंद्र मंडल द्वारा बनाया गया और इस संस्था के सुझाव पर राजाओं ने प्रजामंडल व लोक परिषद की स्थापना होने दी और प्रजामंडलों ने कांग्रेस के कार्यक्रम को भी अपनाया और आंदोलन में भाग लिया। इसमें 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन और यहाँ पर सबसे प्रमुख है। इससे सारा देश एकता के सूत्र में बंध गया और राजाओं को भी यहाँ पर आभास हो गया कि अब लोकतंत्र का युग आ रहा है और राजतंत्र व निरंकुशता के दिन चले गए हैं। यही कारण था कि सरदार पटेल के प्रयासों से सभी राजाओं ने अपने राज्यों का भारत संघ में विलीनीकरण स्वीकार कर लिया। प्रजामंडल ने ही राजनीतिक कुरीतियों की और जनता का ध्यान आकृष्ट किया। इस महान राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन लाने का श्रेय प्रजामंडलों को जाता है।